अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाते ते, सिर पर परत निशान। सोनी बेटा इधर देखो, इधर देख बेटा, इधर देखो, इधर देखो, अच्छा इधर देखो। डॉक्टर साहब बहुत कोशिश करती हूँ, ना तो ये गर्दन उठा पाती है और ना ही सर संभाल पाती है। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसी दवाई या ऐसा कोई शरबत नहीं होगा जिससे इसके शरीर में ताकत आ सके, ये भी और बच्चों की तरह उठ खेल सके? आप पैसे की चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में किसी भी तरीके की दवाई या ऑपरेशन से ज्यादा जरूरी है आपकी कड़ी मेहनत और लगन की। वही इस बच्चे में सुधार ला सकते हैं। नमस्कार। करत करत अभ्यास के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक बहुत अहम मुद्दे पर, और वो अहम मुद्दा है स्थिति को समझने और संभालने का। लेकिन किसी भी स्थिति को संभालने से पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि समाज में उसके बारे में जानकारी क्या है। आइए पहले देखते हैं कि आज के समय में भी मंदबुद्धि या मानसिक विकलांगता से जुड़ी समाज में क्या क्या भ्रांतियां हैं। मानसिक बीमारी और ये विकलांग एक ही जैसे। मानसिक रूप से विकलांग होना और मानसिक रूप से बीमार होना एक ही बात है। मानसिक बीमारी अलग चीज है, मंदबुद्धि होना अलग बीमारी है। अलग अलग ही है, हल्का सा डिफरेंस होगा। यहाँ पर आने के बाद मैं महसूस किया हूँ कि इलाज संभव है। हमारे देश ने काफ़ी इम्प्रूव किया है इसमें। इलाज तो हो सकता है, ट्रीटमेंट तो कई आजकल हॉस्पिटल भी कई निकल आए हैं, कई दवाइयाँ चल पड़ी हैं, हर बीमारी का हो जाता है। मानसिक विकलांगता को देवी प्रकोप, पिछले जन्मों के पापों का फल, किसी दुरात्मा की कुदृष्टि आदि जैसे कई कारणों का परिणाम माना जाता है। और इसी सोच के कारण पीड़ित माता पिता अपने मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को यहाँ तहाँ दिखाने में नहीं चूकते, परंतु इन सब प्रयासों का आखिरकार फल अक्सर शून्य ही रहता है। मानसिक मंदता एक स्थिति है, ये कोई बीमारी तो नहीं है। अक्सर माता पिता को ये भी लगता है कि कोई ये बीमारी है, शायद ठीक हो जाएगी, स्कूल जाने पर ठीक हो जाएगी। आके ये भी पूछते हैं बहुत बार कि यहाँ पर आके बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, और जो दूसरे बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं उनके बारे में भी वो जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये मानसिक मंदता एक स्थिति है जिसका कोई ये बीमारी नहीं है, इसलिए कोई इलाज भी नहीं है। इसमें तो बच्चों को हमें जितने भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं वो ट्रेनिंग हमें लेनी है। उनको जितना भी हो सकता है उनकी काबिलियत के हिसाब से हमें उन्हें सक्षम बनाना है। मंदबुद्धिता का किसी प्रकार का कोई इलाज ऐसा नहीं है जिसमें उसकी बच्चे की मंदबुद्धिता की स्थिति को हम नॉर्मल कर दें या सामान्य पे ले आएं उसे, या उसकी समझ को हम सामान्य कर दें। हमारा जो इलाज का मेन एम रहता है वो ये रहता है कि जितनी भी क्षमताएं बच्चे के पास में उपलब्ध हैं, जितनी भी मानसिकता उसे मिली हुई है, उस मानसिकता का उचित प्रकार से, सही ढंग से, सही रास्ते से उपयोग करके वो अपना जीवन किसी न किसी प्रकार से इंडिपेंडेंट बना ले। कई बार और भी बहुत सारे ख्याल उनको आते हैं कि भाई हमने इधर दिखाया उधर दिखाया, थोड़ा बहुत जादू टोना या ऊपरी हवा के कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है
उसके बारे में भी उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी दूर करना पड़ता है। उनको ये आशा रहती है कि किसी प्रकार की ऐसी दवाई या गोली या किसी और प्रकार के ऐसे इलाज जो बाबा जी या साधु महात्मा कुछ ऐसा कर पाएँ जिसकी वजह से मंदबुद्धिता उसकी जो है वो दूर हो जाए और वो सामान्य बच्चे के समान विकास करने लगे और उसकी तरह व्यवहार करने लगे। मंदबुद्धि होने के कारणों को हम लोग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो कारण जो जब बच्चा माँ के पेट में है उस वक्त पैदा होते हैं और उसकी वजह से बच्चे में मंदबुद्धिता आ जाए। एक वो कारण जब बच्चा पैदा हुआ है, जस्ट पहला महीना हुआ है उसका, या पैदा होने के दौरान उसको कोई परेशानियाँ हुई हैं माता को या बच्चे को, तो वो कारण हो सकते हैं। और तीसरे कारण जो कि पहले साल के दौरान या पहले 5 सालों के दौरान बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी आती हो तो उनकी वजह से मंदबुद्धिता आ सकती है। कई बार बिना जाने माँ गर्भावस्था के पहले कुछ महीनों में अगर कुछ दवाइयाँ ले लें, जैसे दौरे की दवाई होती है या कुछ फीवर के लिए भी कई बार दवाइयाँ दे देते हैं डॉक्टर्स, या एक्सरे करवा लें, तो ये सब भी बच्चे के दिमाग पर असर कर सकते हैं और ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। जन्म के दौरान तो सबसे पहले तो ऑब्स्टेट्रिशियन या जो भी डिलीवरी के समय केयर कर रहा है उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस नहीं हो, किसी तरह का खतरा अगर महसूस हो तो हो सकता है कि सिजेरियन डिलीवरी कराना बेहतर होगा। उसके अलावा गर्भ के दौरान जांच से भी काफ़ी चीज़ों से बचा जा सकता है और गर्भ के दौरान इनफेक्ट बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में टेस्ट वगैरह करके हम बता सकते हैं कि भाई बच्चे में कोई अफेक्ट तो नहीं है, जैसे बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, तो उसको अबॉर्ट कराया जा सकता है। बाकी डिलीवरी के समय पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को किसी तरह का एस्फिक्सिया नहीं हो। पहले साल में और पहले 5 सालों के दौरान जो मंदबुद्धिता के कारण हो सकते हैं मुख्य, उनमें खास अपने देश में जो कारण है उनमें इन्फेक्शंस हैं और उसके अलावा कुपोषण है। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सही जानकारी जन जन तक पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? क्या कोई भी दवाई या इलाज इसमें कारगर सिद्ध नहीं होता? ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आपको ये बताया गया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर समय से बच्चे को लाके स्टिमुलेशन दिया जाए, एक्सरसाइजेस कराई जाए, ट्रेनिंग कराई जाए, तो ये बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका इंटरवेंशन होता है। हस्तक्षेप हिंदी में कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन अगर करें, कि अतिशीघ्र हस्तक्षेप अगर करें तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। हमें सिर्फ उनकी जो भी क्षमता उनको मिली है उसका पूरा सही दिशा में उसका हमें इस्तेमाल करना है। इसके लिए कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि किस तरह इस तरह की समस्या से बचाव हो सके। ऐसा नहीं बोल सकते कि मंदबुद्धि है तो दवाइयाँ देने से टोटली क्योर हो जाते हैं या सर्जरी कुछ करने से टोटली क्योर हो जाते हैं। ऐसा तो कोई दवा नहीं है, मगर इसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो बच्चे के साथ में एसोसिएटेड होती हैं या कुछ शारीरिक समस्याएं जैसे कि न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस, मिर्गी का मैंने नाम लिया, मिर्गी की समस्या अगर है तो उसका इलाज किया जा सकता है। अति चंचलता अगर उसके अंदर है तो उसका इलाज किया जा सकता है। उसके अंदर व्यावहारिक जैसे अत्यधिक गुस्सा आना या अत्यधिक व्यावहारिक टेम्पर टेंट्रम्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो दिखाना, उनका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, माइल्ड डिप्रेशन है या सीवियर डिप्रेशन है और साइकोसिस है, उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन इन सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का जो इलाज है वो ये नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि मंदबुद्धिता साथ साथ में ठीक हो जाएगी। जिस प्रकार से सही पोषण बच्चों के सही विकास के लिए बेहद जरूरी है, उसी प्रकार से सही पारिवारिक और सामाजिक माहौल बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए बेहद आवश्यक है। डेवलपमेंट के लिए, हर टिश्यू सेल्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर वो नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। माँ के लिए पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। अगर वो पूरी खुराक नहीं लेगी तो उसका वजन ठीक से नहीं बढ़ेगा और उसमें बच्चा भी कमज़ोर रहेगा और कमज़ोर बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन का खतरा बढ़ जाता है। ये भी देखा गया है कि बच्चों को की खुराक पूरी होनी चाहिए। अगर खुराक पूरी नहीं है
तो भी बच्चे की दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे का दिमाग काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा होता है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि माँ बच्चे के पैदा होते ही उसको अपना दूध पिलाए। बच्चे के लिए भी तुरंत पैदा होने के बाद उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। परिवारों में ये देखा गया है जो कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में है कि वो गरीबी की वजह से भी अपने बच्चे को पूर्ण आहार नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कुछ तत्वों की कमी हो जाने से, खास तौर पर अगर थायराइड की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, तो बच्चे का दिमाग और शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही कारण जो हैं वो प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल हैं, और अगर जल्दी उस बच्चे की मंदबुद्धिता का पहले 6 महीने के दौरान पता लगाया जा पाए तो हो सकता है कि ऐसे कारणों से बनने वाली और बढ़ने वाली मंदबुद्धिता को रोका जा सकता है। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आज हमारे ही देश में ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनसे इन बच्चों की बेहतरी संभव है। मानसिक विकलांगता में सर्विसेज देने के लिए तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। जैसा कि बाकी डिसिप्लिन में जैसा डिजेबिलिटी है, हियरिंग डिजेबिलिटी है, उसमें केवल जो स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट का और कुछ हद तक साइकोलॉजिस्ट का हस्तक्षेप होता है, मगर मानसिक विकलांगता में हर व्यक्ति का जो सर्विस होता है वो सर्विस एक टीम का रूप में देना पड़ता है, टीम का तौर से देना पड़ता है। उस टीम में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होता है, देन पीडियाट्रिशियंस होते हैं, साइकाट्रिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं। इसमें काउंसलिंग जरूरत पड़ता है। मेन जो मकसद है वो हमारा रिहेबिलिटेशन का है। मरीज को और उसके परिवार को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग की काफ़ी आवश्यकता होती है ताकि बच्चे को जहाँ तक हो सके आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हम माता पिता के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, जैसा मैं पहले भी बताया है कि उनके लिए सही जानकारी लेना, मिसकंसेप्शंस को दूर करना और उनका क्या रोल है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम 2 या 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जिनमें हम उनको सारी बातें, सब पहलुओं से मानसिक मंदता के बारे में समझाते हैं। व्यवहारिक समस्याओं को कैसे सुधारना है, समस्याओं का क्या निवारण है और किस तरह से सिखाते हैं स्पेशल स्कूल्स में क्या होता है और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हैं। ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं ताकि वो अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करें, वो सक्षम महसूस करें अपने आप को। माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे को छिपाए नहीं, उसको जो है और नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने का मौका दें, उसको जो है अपने साथ फंक्शंस में लेके जाएं ताकि उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़े और उसमें जो है वो सीखने की अपने और चीज़ों को वो करे। सिर्फ यही नहीं, हम उनके जो भाई बहन हैं उनके लिए भी प्रोग्राम करते हैं क्योंकि वो भी परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और बच्चों को, जो सामान्य बच्चे भाई बहन हैं इन बच्चों के, उनको भी बिल्कुल नहीं कुछ समझ में आता कि हम क्या इनके साथ कर सकते हैं। तो हम उनको वो भी क्रियाएं बताते हैं तो ये अपने भाई बहनों के साथ, मनोबुद्धि भाई बहनों के साथ घर में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात फिर से वही आती है कि पेरेंट्स को पहले एक्सेप्ट करना है कि उनके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तब वो उसके और बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को ये समझा सकते हैं कि इसके अंदर ये लिमिटेशन है। अगर हम उसके साथ इस तरीके से काम कर रहे हैं तो उसके टोटल प्रोग्रेस के लिए आप सबको फैमिली एज अ होल को काम करना पड़ेगा। जितना जल्दी अगर उसको पता लग जाता है कि उनका बच्चे का जो है शारीरिक या मानसिक विकास में बच्चा पीछे चल रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मानसिक विकलांगता होने के बावजूद हर बच्चा अपने आप में विशेष है। हर किसी बच्चे की विशेषताएं और कमजोरियां भिन्न भिन्न होती हैं। पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि बाकी सब कामों में तो बिल्कुल ठीक है, पिक्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, हीरो हीरोइन के नाम याद हैं, घूमना फिरना है, उसकी अपनी कोई इच्छाएं हैं, अगर बाहर घूमने जाना है तो उसको वो भी चाहिए, वो सब चीज़ें अपने लिए पहचान लेगा। लेकिन एक पढ़ाई का नंबर आता है या हम लोग उसको कुछ और घर का काम करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे वो जिद्दी हो जाता है, बहुत अड़ता है कि मैंने ये काम नहीं करना, या मैं लड़की होती है तो मैंने ये काम नहीं करना। लेकिन उसको किस तरीके से टैकल किया जाए कि उनको, और सबकी तो सूझबूझ बहुत अच्छे से है, लेकिन जो हम लोग काम बोलते हैं या पढ़ाई की बात होती है उसमें वो लोग ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति भी देखने के लिए आती है कि कई बार तो माता पिता बहुत अपने जो दूसरे सामान्य बच्चे हैं उनसे तुलना करते हैं और उस तुलना में जब ये मंदबुद्धि बच्चे उनको पिछड़े हुए लगते हैं तो बिल्कुल उनको रिजेक्ट कर देते हैं
ये उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते और बार बार अपने आप को भी कोसते हैं, बच्चे को भी कोसते हैं कि ये कैसे हमारे घर में हो गया। और आके भी दूसरे बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा दूसरा बच्चा यही ऐसा हो गया। उनको समझाना कि इन बच्चों के साथ क्या क्या लिमिटेशंस हैं इन बच्चों की और कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्षमता है, क्या पोटेंशियल्स हैं इन लोग के जो हम निकाल सकते हैं। क्लास में भी सभी बच्चे जो हैं होशियार नहीं होते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है और कोई थोड़ा सा जो है कम उसमें रहता है। अगर उन बच्चों के साथ भी अगर हम मेहनत करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह से मानसिक रूप से जो पीछे हैं उनके साथ अगर हम मेहनत करें, सहनशीलता रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो उनको हम ज़रूर जो है आगे उनके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सुधार के लिए कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले यह आवश्यक है कि बच्चे की क्षमताओं और कमियों का सही आंकलन किया जाए और फिर इसी को आधार मानते हुए एक कार्यक्रम तैयार किया जाए। ये करीब 1-1.5 साल पहले हमने महसूस किया कि ये और बच्चों के तुलना में उस हद तक प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है और हालांकि ये एक्टिव काफ़ी है, कहीं पब्लिक प्लेसेस में इसकी एक्टिविटी और बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ें हैं उनमें ऐसा लगा कि कुछ कम है। हालांकि कुछ एरियाज़ में इसकी इंटरेस्ट ज़्यादा है, जैसे म्यूज़िक वगैरह में है तो उसमें इसमें काफ़ी है, लेकिन जो एजुकेशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसमें ऐसा लगा कुछ कम है। हो सकता है हमने ठीक से समझा ना हो। एक जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग है और एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक ही आदमी नहीं फील करता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें कहीं पर ओवरलैपिंग हो जाती है, कहीं पे नेग्लेक्ट हो जाता है बच्चा, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जब इसके साथ प्रयास किया हमने, थोड़ा सा ये है कि मेथडोलॉजी हमको चेंज करनी पड़ी कि थोड़ा खेल कूद के भाव में और इसकी एक छोटी बहन है उसके साथ कंपैरिजन में, जब इसको साथ में ये शो किया कि ये कोई पढ़ाई नहीं है, खेल है, चलो 1 से 10 तक तुम सुनाओ, तो उसने सुना दिया, कहे तुम सुनाओ, कहाँ मैं भी सुना देता हूँ। तो देखा कि ये ग्रेजुअली पिकअप करना शुरू कर दिया इसने। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी चेकलिस्ट नहीं बनी है, बट ग्रेजुअल यही है कि जैसा उन्होंने डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है कि जब भी इसको ज़्यादा टाइम डिवोट करें, जो टाइम हो वो काफ़ी फोकस्ड हो, जो एनवायरनमेंट है वो शांत हो, रिलैक्स्ड हो, और जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव जो भी आप करा रहे हैं वो बिल्कुल फर्म रहना चाहिए कि करा हम यही रहे हैं। भले अगर वो उसको इंटरेस्ट ना आए तो नए तरीके से मेथडोलॉजी नई ले करके कोशिश करें तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। वो हमने महसूस किया है अच्छे आते हैं। बच्चे की देखने और सुनने की क्षमता की जांच करना भी बहुत ज़रूरी है। वो किस हद तक अपना ध्यान रख पाता है, भाषा को समझ पाता है, उसकी समझने की शक्ति कितनी है और किस तरह से अपने आसपास के समाज के साथ वो संवेदनशील है। ये सब बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि किसी भी कार्यक्रम को उसके लिए बनाया जा सके। एक तो ये देखना पड़ता है कि बच्चा जो है वो एक्सप्रेसिव है, क्या वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करता है। प्रायः जो माइल्डली रिटार्डेड बच्चे होते हैं या बॉर्डर लाइन बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो मॉडरेटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो एक रेजिस्टेंस सी लेके बैठते हैं। शुरू में आते हैं ना तो वो स्माइल भी देना नहीं चाहते, उनको लगता है कि शायद हम उनको कोई बड़ा कठिन काम करवा रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन को पूरी तरह से समझने के लिए उनके सोशल एंड एडेप्टिव फंक्शंस की भी माप की जाती है और उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं या क्वेश्चनर अवेलेबल है। उसके बेसिस पर बताया जाता है कि बच्चे की जो सामाजिक विकास है या एडाप्टिव फंक्शंस जो है इस लेवल तक बढ़ा है और उसके आधार पर भी उसके रिटार्डेशन को अलग अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिस एनवायरनमेंट में, माहौल में वो रहते हैं उसी तरह उसके साथ वो एडजस्ट कर सके। मंदबुद्धि में या मेंटल रिटार्डेशन में आईक्यू के साथ साथ और भी 2-3 चीज़ें होती हैं जो आमतौर से देखी जाती हैं। एक है कि बच्चे का जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ है या अपने आप में किए जाने वाले काम है जिसको सोशल या अडेप्टिव फंक्शंस बोलते हैं, वो भी उसके उम्र के साथ साथ डेवलप नहीं होता, उसमें भी बच्चे काफ़ी पीछे होते हैं। 3 साल के अंदर बच्चे को जब असेस कर रहे हैं तो वहाँ पे तो टूल भी नहीं है कि मेंटल रिटार्डेशन असेस करने के लिए,
और इसलिए हम डेवलपमेंटल असेसमेंट करते हैं ताकि डेवलपमेंटल क्वोशंट मिलती हैं और उसके साथ हम बोल सकते हैं कि ये बच्चा डेवलपमेंट में नॉर्मल है या उससे कम है। बुद्धि परीक्षण के दौरान शुरुआती उनकी जो शारीरिक विकास है उस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, वो है माता पिता का बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन होना चाहिए बच्चे के, उसके चलने फिरने उठने बैठने पर। अगर ये कहीं भी सामान्य जो एक विकास का क्रम होता है जिसकी तुलना वो अपने अड़ोस पड़ोस के उसके बराबर के बच्चे के साथ कर सकते हैं। इसमें दो एरियाज को हम लोग असेस करते हैं, मोटर और मेंटल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में बच्चा ने कब बैठना जो है, कैसे बैठ रहा है और बिना सहारे के बैठ रहा है या सहारे के साथ बैठ रहा है, इस तरह के उसको चीज़ों को देखते हैं। मेंटल डेवलपमेंट में कि उसकी समझ कैसे है, बोलना कितना उसने शुरू किया, उसको आगे हमने कैसे सिखाना है। और उसके ऊपर जो करीब 2, 3, 4 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रकार के टूल्स उपलब्ध हैं। उसमें भी उनकी शारीरिक गतिविधियां, उनकी रोज़मर्रा के जीवन की जो गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करते हुए उसमें जांच करते हैं कि उसकी मानसिक और शारीरिक विकास किस स्तर का है। जो बच्चे अपने स्कूल में अपने उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल पाते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें हमको पता लग जाता है कि बच्चा किस एरिया में कमज़ोर है, किस एरिया में हमको उसको मदद करने की ज़रूरत है। उसमें हम उनका जो है खाली ये देखते हैं कि कितना वो किस लेवल तक का बच्चा काम कर सकता है और आगे उसको हमको क्या कराने की ज़रूरत है, कितना उसका जो है, कितना हम उसके साथ मेहनत करेंगे जिससे कि उसका जो है विकास हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं। आज ऐसी बहुत सी अलग अलग सारणियां मौजूद हैं जिनकी सहायता से बच्चे की क्षमताओं का सही आंकलन किया जा सकता है, और जब एक बार बच्चे का मौजूदा स्तर मालूम पड़ जाता है तो उस मानसिक रूप से विकलांग बच्चे के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया जाता है। पहले हम जब बच्चे की एडमिशन करते हैं तो उनकी असेसमेंट करवाते हैं थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और वो जब हमें आईक्यू बताते हैं उसके मुताबिक हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाते हैं। हम असेसमेंट के आधार पर एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बना, उसमें हम सिंपल से डिफ़िकल्ट की ओर चलते हैं। पहली एक्टिविटी जो हम करवाते हैं वो ये होती है जिसको कि बच्चा कर सकता है, क्योंकि जब हम बच्चे से वो एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे को खुशी मिलेगी, बच्चा चीयर अप होगा। उसके बाद हम ग्रेडेशन करके उससे दूसरी एक्टिविटी करवाते हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, बच्चा पहले न कर पा रहा हो। कि ये बच्चे जो हैं हर एक की जो लेवल होती है वो दूसरे से डिफर होती है, इसलिए उनके लिए प्रोफेशनल्स बैठकर उनका प्रोग्राम बनाते हैं। सब बच्चे की एक ही स्पीड नहीं होती है ग्रेस्पिंग की, तो इसलिए क्या है कि हम उनके लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम्स बनाते हैं। और ऐसे भी होता है कि एक ग्रुप में 2-4 बच्चे आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम एक ही बन जाता है। जनरली हर एक बच्चे के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाकर उनके साथ हमको चलना पड़ता है। यदि हम असेसमेंट में ये देखते हैं कि बच्चे का फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर है और उसकी प्री राइटिंग स्किल्स भी बहुत पुअर हैं, तो हम उसको पहले पेंसिल कैसे होल्ड की जाती है वो सिखाते हैं। जब वो पेंसिल होल्ड करना सीख लेता है सपोर्ट के साथ, तो हम धीरे धीरे सपोर्ट विथड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम उसको सीधी रेखा डालने का अभ्यास करवाते हैं। जब बच्चा सीधी रेखा डाल लेता है तो उसके बाद हम उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की लाइंस बनाना सिखाते हैं। इन बच्चों के साथ तो बहुत ही रिपीटेटिव प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये एकदम तो ग्रेस्प कर नहीं सकते हैं। इनको काफ़ी आप एक चीज़ के लिए आप उनको, जैसे नॉर्मल बच्चे को तो आप 1-2 बार में समझा सकेंगे, लेकिन इनके पास साथ तो टाइम लग जाता है उस चीज़ को सिर्फ पकड़ने के लिए। और ना सिर्फ ये, उसके बाद भी कि वो भूल न जाए, उसको हम बार बार वही तरीका अपनाने के लिए सिखाते हैं। प्रायः ये देखने में आता है कि जो बच्चे हमारे पास मेंटली रिटार्डेड आते हैं, मंदबुद्धि बच्चे जो हैं, उनमें स्पीच जो है वो लिमिटेड होती है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच होती ही नहीं और वो जेस्चर्स के द्वारा अपनी जो उनकी नीड्स है उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ हमें
बहुत काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन हम साथ साथ उनको ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगे। और हम उनको अपने होम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू बताते हैं कि इन बच्चों के साथ आपको कैसे डील करना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि हम जब पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो बच्चे को अलग से सेशन देने के बाद हम पेरेंट को अवश्य बिठाते हैं अपने साथ। जो कुछ हमने बच्चे को कराया, जिस तरीके से करवाया, वो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स देखें, क्योंकि हम तो बच्चे को वीक में एक बार या 15 दिन के बाद एक बार बुलाते हैं, तो पेरेंट्स जो है घर में बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इन बच्चों के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। हर प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से अलग अलग बच्चे के लिए तैयार करना पड़ता है, क्योंकि मानसिक रूप से विकलांग बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। हर बच्चे की क्षमता, आवश्यकता और कमजोरियां अलग अलग होती हैं। आइए मिलें ऐसे कुछ बच्चों से जो इन विशेष कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। ये हैं 7 वर्षीय मोहर सिंह, जिन्होंने हाल ही में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया है। विभिन्न परीक्षणों से ये पता लगा है कि ये माइल्डली रिटार्डेड होने के साथ साथ मूक भी हैं। और ये हैं 8 वर्षीय दीपशिखा, जो मॉडरेटली रिटार्डेड हैं और शरीर के दाहिने हिस्से की कमजोरी से भी पीड़ित हैं। दोनों बच्चों की विशेष जरूरतों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और उनकी रुचि बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया गया है। देखा आपने, मानसिक विकलांगता कोई अभिशाप या बीमारी नहीं है जिसके लिए जादू टोने या दवाइयों की जरूरत पड़े। दवाइयों की जरूरत कुछ ऐसे व्यक्तियों को ही पड़ती है जिनमें मानसिक विकलांगता के साथ साथ कोई और मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी होती है। सही रूप से अगर इन व्यक्तियों की प्रतिभाओं और कमजोरियों का आंकलन लगाकर उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया जा सके, तभी ये व्यक्ति स्वावलंबी बन सकते हैं। करत करत अभ्यास की अगली कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।